नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। आगरा शहर की चहल पहल से बहुत दूर यमुना के बीहड़ों के पास खड़ी वो इमारत किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रही थी। काले पत्थरों से बनी अंग्रेजों के जमाने की वो इमारत, एक पुराना सैनेटोरियम। हमारी जीप उस इमारत के भारी लोहे के गेट के सामने रुकी। बाहर भयंकर तूफान आने की तैयारी थी। मैंने ओवरकोट का कॉलर चढ़ाते हुए कहा, अमन, विनय को अपना नया क्लिनिक खोलने के लिए पूरी दुनिया में यही डरावनी जगह मिली थी। यहां तो अच्छे भले इंसान भी पागल हो जाएं। अमन ने अपनी हैट को हवा से बचाया और गेट को धक्का दिया और आगे बोला, विनय शहर की भीड़ और अपने पुराने दोस्तों यानी हमसे दूर भागना चाहता था पिद्दू। उसने जानबूझकर ये जगह चुनी है। चलो, आज हमें अपनी गलती की माफी मांगनी है। इतना कहने के बाद हम अंदर दाखिल हुए। इमारत के अंदर की सीलन भरी हवा और कहीं दूर से आती किसी मरीज की अजीब सी हंसी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। समय करीबन रात के 9:45 हो रहे थे। रिसेप्शन से होते हुए हम ग्राउंड फ्लोर के बड़े से लाउंज में पहुंचे। वहां लकड़ी की आग जल रही थी। सोफे पर डॉक्टर विनय बैठे एक मेडिकल फाइल पढ़ रहे थे। हमें देखते ही उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। वो बिना अपनी जगह से उठे हुए बोले, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मैंने साफ कहा था कि मुझे दिल्ली की कोई परछाई अपने आसपास नहीं चाहिए। अमन ने थोड़ा नरमी से कहा, हम दिल्ली से नहीं, अपनी उस गलती से भाग कर आए हैं विनय, जो मैंने तुम्हारे साथ की थी। मैं यहां तब तक खड़ा रहूंगा जब तक मुझे माफ नहीं कर देते। विनय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक भारी और रौबदार आवाज आई, डॉक्टर विनय, लगता है आपके कुछ मेहमान आए हैं। सीढ़ियों से दो लोग नीचे उतर रहे थे। आगे जो शख्स थे उनकी उम्र करीबन 60 साल थी। सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और एक कड़क अंदाज। ये थे सैनेटोरियम के हेड डॉक्टर सेन गुप्ता। उनके पीछे एक युवा और तेज तर्रार सा दिखने वाला आदमी था, डिप्टी डॉक्टर डॉक्टर माथुर। माथुर के चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी मुस्कान थी। डॉक्टर विनय बोले, सर, ये मेरे पुराने परिचित हैं, अमन और पिद्दू। डॉक्टर गुप्ता ने हमें घूर कर देखा और बोले, जासूस अमन, मैंने तुम्हारे बारे में अखबारों में पढ़ा है, लेकिन ये कोई मुजरिमों का अड्डा नहीं, मानसिक रोगियों का अस्पताल है। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर माथुर, जरा चेक कीजिए कि वार्ड 3 के सभी मरीजों को दवा मिल गई है या नहीं। डॉक्टर माथुर ने आदर से सिर हिलाया और वहां से चले गए। गुप्ता जी भी अपनी छड़ी खटखटाते हुए लाउंज से बाहर निकल गए। उनका बर्ताव बहुत ही रूखा था। बाहर तूफान अपने चरम पर था। बारिश की बूंदें खिड़कियों के शीशों से ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हम विनय को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठा था। तभी डॉक्टर माथुर भी अपना राउंड खत्म करके हमारे पास सोफे पर आकर बैठ गए। डॉक्टर माथुर चाय का कप उठाते हुए बोले, डॉक्टर गुप्ता थोड़े सख्त मिजाज के हैं अमन जी, बुरा मत मानिएगा। उम्र के साथ उनका गुस्सा और भी बढ़ गया है। मैंने दीवार पर लगी बड़ी घड़ी को देखते हुए कहा, रात के 11:30 बजने वाले हैं। अमन, हमें अब शायद चलना चाहिए। विनय को आराम की जरूरत है। घड़ी के पेंडुलम ने आवाज करना शुरू करा। अभी घड़ी ने 11:30 का दूसरा ही घंटा बजाया था कि अचानक इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि छत से एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख गूंज उठी। ये किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की मौत की चीख थी। अमन झटके से खड़ा होते हुए बोला, ये आवाज छत से आई है। पिद्दू, मेरे पीछे आओ। विनय और डॉक्टर माथुर भी घबराकर खड़े हो गए। हम चारों लाउंज से निकलकर तेजी से पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगे।
हम भागते हुए छत के लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पूरी तरह खुला था और हवा से जोर जोर से टकरा रहा था। हम मूसलाधार बारिश में छत पर निकले। छत पर कोई बंद कमरा नहीं था। चारों तरफ बस मुंडेर थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, अमन, वहां देखो। टॉर्च की रोशनी पानी के टंकी के पास गई। वहां जमीन पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। वो लाश थी डॉक्टर गुप्ता की। उनके सिर का पिछला हिस्सा बुरी तरह कुचला जा चुका था। पास ही एक भारी पीतल का कैंडल स्टैंड पड़ा था जिससे वार किया गया था। बारिश के पानी के साथ उनका खून छत की नलियों में बह रहा था। डॉक्टर माथुर घबराते हुए बोले, ओ माय गॉड, डॉक्टर गुप्ता, उन्हें उन्हें मार डाला गया है। लेकिन तभी हमारी नजर लाश से कुछ ही दूरी पर बैठे एक साए पर गई। अंधेरे में एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसने अस्पताल के मरीजों वाले सफेद कपड़े पहने थे जिन पर खूने खून के ताजे लाल छींटे थे। वो बारिश में भीग रहा था और पागलों की तरह अजीब सी आवाजें निकाल कर हंस रहा था। उसके हाथों में खून लगा हुआ था। डॉक्टर विनय डरते हुए बोले, ये तो मरीज नंबर 13 है, रघु। इसे तो वार्ड में बंद होना चाहिए था ना, ये यहाँ छत पर कैसे आया? रघु ने अपनी लाल आंखें उठाकर हमारी तरफ देखी। वो खून से सना पीतल का कैंडल स्टैंड अपने हाथ में उठाकर उसे चूमने की कोशिश कर रहा था। रघु पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोला, लाल पानी, आसमान से लाल पानी गिरा, कौड़ा कौवा उड़ा, हा हा हा। डॉक्टर माथुर ने कहा, अमन जी, इस पागल ने ही डॉक्टर गुप्ता को मार डाला। इसके हाथों में हथियार है और खून भी। जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। मैंने अमन की तरफ देखा। मुझे लगा अमन तुरंत उस पागल को पकड़ लेगा, लेकिन अमन एकदम शांत खड़ा था। उसकी तेज नजरें रघु पर नहीं बल्कि खुली छत के उस दरवाजे और लाश के पास बिखरी हुई कुछ राख पर टिकी थी। बारिश के बावजूद वो राख पूरी तरह धुली नहीं थी। अमन ने अपनी हेड को थोड़ा नीचे किया और एक ठंडी सांस ली और आगे बोला, कातिल हमेशा वही नहीं होता जिसके हाथ खून से सने हो, डॉक्टर माथुर। एक पागल इंसान कभी खुली छत का दरवाजा पीछे से सलीके से बंद नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, एक पागल इंसान शिकार के पास बैठकर सिगार नहीं पीता। अमन की इन बातों ने बारिश की उस सर्द रात में एक नए खौफनाक रहस्य की नींव रख दी थी। करीब आधे घंटे बाद आगरा पुलिस की जीपें सैनिटोरियम पहुंच गईं। सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज गूंजी और इंस्पेक्टर भदौरिया अपनी टीम के साथ छत पर आ गए। भदौरिया एक कड़क मूंछों वाले और थोड़े चिड़चिड़े अफसर थे जिन्हें टेढ़े केस बिल्कुल पसंद नहीं थे। आते ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी लाश और रघु पर डालते हुए कहा, बाप रे, क्या बेरहमी से खोपड़ी फोड़ी है डॉक्टर गुप्ता की। और ये कौन है जो खून से सना हुआ मुर्दे के पास बैठा दांत निकाल रहा है? डॉक्टर माथुर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे सेनेटोरियम का सबसे खतरनाक मरीज है, रघु, मरीज नंबर 13। इसी ने डॉक्टर साहब को मारा है। देखिए, खून से सना पीतल का स्टैंड अभी भी इसके हाथ में ही है। भदौरिया ने राहत की सांस ली और आगे बोला, चलो, अच्छी बात है। केस बिल्कुल साफ है, कोई सस्पेंस नहीं, कोई माथापच्ची नहीं। हवलदार, इस पागल को हथकड़ी लगाओ और थाने ले चलो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। रघु अभी भी पागलों की तरह जमीन पर उंगलियों से खून के निशान बना रहा था और बड़बड़ा रहा था, कौवा उड़ा, लाल पानी, हा हा हा। मैंने अमन के कान में धीरे से कहा, अमन, भदौरिया तो बिना तफ्तीश किए ही केस बंद कर रहा है, लेकिन मुझे रघु की शक्ल देखकर कातिल वाली फीलिंग नहीं आ रही। अमन खामोश था, लेकिन उसकी नजर डॉक्टर विनय पर टिकी हुई थी। जैसे ही हवलदार रघु को पकड़ने आगे बढ़ा, डॉक्टर विनय अचानक आगे आ गए और उन्होंने हवलदार का हाथ रोक लिया। डॉक्टर विनय ने सख्त आवाज में कहा, रुक जाइए इंस्पेक्टर भदौरिया, आप एक बेकसूर और बीमार इंसान को गिरफ्तार कर रहे हैं।
रघु ने कत्ल नहीं किया है। भदौरिया ने आंखें तरी ली और आगे बोला, डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। मुर्दा सामने है, हथियार इसके हाथ में है और कपड़ों पर खून के छींटे भी हैं। और क्या सबूत चाहिए आपको? डॉक्टर विनय बोले, सबूत इसकी मेडिकल हिस्ट्री है इंस्पेक्टर। मैं पिछले 1 महीने से रघु की फाइल पढ़ रहा हूँ। रघु हिंसक जरूर है, लेकिन उसे एक बहुत ही दुर्लभ फोबिया है, हीमोफोबिया, यानी खून से अत्यधिक डर वाली बीमारी। अगर रघु खून की एक छोटी सी बूंद भी देख ले तो उसे पैनिक अटैक आता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। विनय ने रघु की तरफ इशारा किया और आगे बोला, जो इंसान खुद खून देखकर बेहोश हो जाता है, क्या वो किसी का सिर इतनी बेरहमी से कुचल सकता है और उसके बाद उसी खून में बैठकर हंस सकता है? असंभव। भदौरिया मजाक उड़ाते हुए हंसा और बोला, अरे डॉक्टर साहब, पागल आदमियों का क्या भरोसा। गुस्से में कौन सा फोबिया याद रहता है। तभी आसमान में बिजली जोर से कड़की। उस तेज रोशनी में रघु ने पहली बार अपने खून से सने हाथों को ध्यान से देखा। लाल रंग देखते ही रघु की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। सांसें उखड़ने लगी और वो कांपते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। डॉक्टर विनय ने कहा, देखिए, यही मैं कह रहा था। कातिल ने बड़ी चालाकी से रघु को यहाँ बेहोश या डरा कर बिठाया और इसके हाथों में खून लगा दिया ताकि पुलिस इसे पागल का काम मान ले। भदौरिया का मुंह खुला रह गया। तभी अमन धीरे से विनय के पास आकर खड़ा हो गया। उसने विनय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, इंस्पेक्टर भदौरिया, डॉक्टर विनय बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जासूस का लॉजिक और एक डॉक्टर का अनुभव, जब दोनों एक ही बातें कहें तो पुलिस को अपनी थ्योरी बदल लेनी चाहिए। विनय ने हैरानी से अमन को देखा। पिछली बार अमन ने विनय की एक नहीं सुनी थी, लेकिन आज अमन सबके सामने विनय के मेडिकल ज्ञान का बचाव कर रहा था। विनय की आंखों में वो पुरानी नाराजगी थोड़ी सी पिघलती हुई नजर आई। अमन लाश के पास गया और बोला, और रही बात इस बात के सबूत की कि कत्ल किसी होशमंद और सातिल इंसान ने किया है, तो जरा यहाँ देखिए। अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी मुंडेर के एक छोटे से सूखे हिस्से पर डाली। लाश मुंडेर के बिल्कुल सट कर पड़ी थी, जिससे बारिश का पानी उस छोटे से हिस्से तक नहीं पहुंच पाया था। वहां मुंडेर पर भूरे रंग की कुछ राख गिरी हुई थी। अमन बोला, ये सिगार की राख है इंस्पेक्टर, बहुत ही महंगे क्यूबन सिगार की। और जहां तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर गुप्ता को सिगार पीने की कोई आदत नहीं थी। डॉक्टर माथुर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गुप्ता तो सिगरेट के धुएं से भी नफरत करते थे। वो किसी को सेनेटोरियम में स्मोकिंग नहीं करने देते थे। अमन आगे बोला, इसका मतलब साफ है, कातिल डॉक्टर गुप्ता के साथ इसी छत पर खड़ा था। वो बहुत इत्मीनान से सिगार पी रहा था। उसने पीछे से कैंडल स्टैंड से वार किया और फिर रघु को मोहरा बनाकर यहाँ छोड़ दिया। भदौरिया ने अपनी टोपी खुजलाई। उस उनका आसान सा केस अब एक खौफनाक पहेली बन चुका था। भदौरिया ने कहा, ठीक है जासूस साहब, मान लिया कि कोई तीसरा आदमी था, लेकिन सेनेटोरियम के मेन गेट पर ताला लगा है। बाहर से कोई आ नहीं सकता, मतलब कातिल इसी इमारत के अंदर का कोई स्टाफ है। भदौरिया ने डॉक्टर माथुर की तरफ सक्की निगाहों से देखा। डॉक्टर माथुर डिप्टी थे और गुप्ता की मौत के बाद कुर्सी उन्हें ही मिलने वाली थी। इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा, डॉक्टर माथुर, आप बताइए, रात ठीक 11:30 बजे जब डॉक्टर गुप्ता की चीख छत से आई, तब आप कहाँ थे? डॉक्टर माथुर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो एकदम कॉन्फिडेंस से आगे आए और बोले, मैं बिल्कुल बेदाग हूँ इंस्पेक्टर, क्योंकि रात 11:30 बजे जब वो दिल दहला देने वाली चीख आई, मैं ग्राउंड फ्लोर के लाउंज में डॉक्टर विनय, जासूस अमन और पिद्दू जी के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। आप चाहें तो इन तीनों से पूछ सकते हैं। मैंने और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। माथुर बिल्कुल सच कह रहा था। डॉक्टर विनय ने आगे कहा, हाँ इंस्पेक्टर,
डॉक्टर माथुर 11:15 पर ही हमारे पास आकर बैठ गए थे और चीख आने तक वो हमारे सामने ही थे। भदौरिया ने अपना माथा पीट लिया और कहा, अरे यार, ये कैसा कत्ल है? पागल आदमी खून देखकर बेहोश हो जाता है, और जिस आदमी पर सबसे ज्यादा शक था वो पुलिस और जासूसों के साथ नीचे बैठकर कॉफी पी रहा था। तो फिर छत पर जाकर कत्ल किया किसने? भूत ने। अमन ने अपनी हैट सीधी की। उसके होठों पर अब एक पुरानी, जानी पहचानी जासूसी मुस्कान आ गई थी। अमन बोला, भूत सिगार नहीं पीते भदौरिया जी। कातिल ने वक्त और गवाही का एक बहुत ही शानदार चक्रव्यूह रचा है। उसने हमें वो दिखाया है जो वो दिखाना चाहता था, और हमें वो सुनाया है जो वो सुनना चाहता था। अमन मुड़ा और उसने विनय की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा, विनय, पिछली बार मैंने अकेले लॉजिक दौड़ाने की गलती की थी, लेकिन ये केस एक डॉक्टर और एक जासूस की टीम ही सुलझा सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विनय ने अमन के हाथों को देखा, फिर उसकी आंखों में। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विनय ने अपना हाथ अमन के हाथ में रख दिया और आगे बोला, सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने अस्पताल को किसी कातिल का अड्डा नहीं बनने दे सकता। चलो देखते हैं तुम्हारा लॉजिक इस पक्की गवाही को कैसे तोड़ता है। मैंने चैन की सांस ली। आखिरकार हमारी तिगड़ी वापस एक हो गई थी। मैंने कहा, भदौरिया जी, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। हम जरा इस छत और इस टूटी हुई घड़ी का मुआयना कर लें। इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा, कौन सी घड़ी? अमन ने डॉक्टर गुप्ता की कोट की जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। घड़ी का शीशा टूटा हुआ था और उसकी सुइयां ठीक 11:30 पर रुकी हुई थी। अमन ने कहा, ये घड़ी जो कातिल की सबसे बड़ी चाल है, और यही चाल उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। समय करीबन रात के 1 बज रहे थे। बारिश की धीमी होती आवाज चारों तरफ आ रही थी। लाश को स्ट्रेचर पर रखकर नीचे ले जाया जा चुका था। इंस्पेक्टर भदौरिया छत पर खड़े सिगरेट सुलगा रहे थे। अमन अपनी टॉर्च की रोशनी से उस पॉकेट वॉच को देख रहा था जो डॉक्टर गुप्ता की जेब से मिली थी। सुइयां ठीक 11:30 पर अटकी थी, उसी वक्त जब हमने वो खौफनाक चीख सुनी थी। इंस्पेक्टर भदौरिया धुआं छोड़ते हुए बोले, जासूस साहब, ये घड़ी तो चीख चीख कर कह रही है कि मौत 11:30 बजे हुई है। जब गुप्ता छत पर गिरे तो उनकी जेब में रखी घड़ी टूट गई और बंद हो गई, और उस वक्त डॉक्टर माथुर आपके साथ नीचे थे। तो माथुर तो कातिल हो ही नहीं सकता। अमन मुस्कुराया, एक बहुत ही सर्द और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। अमन बोला, यही तो कातिल चाहता है भदौरिया जी, कि पुलिस इस घड़ी को सच मान ले। लेकिन ध्यान से देखिए। अमन ने घड़ी भदौरिया की आंखों के सामने कर दी और बोला, घड़ी का शीशा टूटा है, लेकिन डायल पर कोई खरोच नहीं है, और शीशे के टुकड़े घड़ी के अंदर भी नहीं गिरे हैं, बल्कि वो बाहर की तरफ बिखरे हुए हैं। कोई भी घड़ी जब किसी के गिरने से टूटती है तो उसका शीशा अंदर की तरफ धंसता है, लेकिन इसे इसे किसी भारी चीज से जानबूझकर तोड़ा गया है। डॉक्टर विनय चौंकते हुए बोले, मतलब कातिल ने डॉक्टर गुप्ता को मारने के बाद उनकी जेब से घड़ी निकाली, उसकी सुइयां 11:30 पर सेट की और फिर उसे तोड़ दिया, ताकि मौत का वक्त 11:30 बजे ही माना जाए। अमन ने कहा, बिल्कुल सही विनय, कातिल ने मौत का वक्त बदल दिया है। कत्ल 11:30 बजे नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक छलावा है। हम छत से नीचे उतरकर डॉक्टर गुप्ता के कैबिन में आ गए। मैंने कहा, लेकिन अमन, कोई इतना बड़ा दिमागी खेल क्यों खेलेगा? डॉक्टर माथुर को गुप्ता को मारने से क्या मिलेगा? डॉक्टर विनय ने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद किया। उनके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी। डॉक्टर विनय ने कहा, शायद मुझे पता है पिद्दू, आज शाम ही डॉक्टर गुप्ता ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे बताया कि सैनिटोरियम की डिस्पेंसरी से कुछ एक्सपेरिमेंटल साइकाइट्रिक ड्रग्स गायब हो रहे हैं। इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा, दवाइयाँ गायब हो रही हैं? कौन चुरा रहा है?
डॉक्टर विनय आगे बोले, डॉक्टर माथुर भदौरिया जी, गुप्ता जी को शक था कि माथुर पैसों के लालच में एक बड़ी फार्मा कंपनी के लिए हमारे सैनिटोरियम के गरीब और बेसहारा मरीजों पर उन नई दवाइयों का गैर कानूनी ट्रायल कर रहा है। गुप्ता जी ने माथुर को रंगे हाथों भी पकड़ लिया था और कल सुबह वो पुलिस को सारे सबूत सौंपने वाले थे। माथुर का करियर और आज़ादी दोनों खत्म होने वाले थे। ये सुनते ही अमन की आंखों में एक तेज चमक आ गई और वो बोला, तो यानी कि ये है कत्ल की असली वजह। माथुर के पास सबसे बड़ा मोटिव है, लेकिन एक शातिर दिमाग वाले डॉक्टर की तरह उसने कत्ल से पहले अपनी गवाही का एक ऐसा आयरन क्लैड चक्रव्यूह बनाया है जिसे पुलिस कभी न तोड़ सके। मैंने कहा, लेकिन अमन, अगर कत्ल पहले ही हो चुका था तो वो 11:30 बजे वाली चीख कहाँ से आई? हमने तो वो अपने कानों से सुनी थी। अमन ने मेरी तरफ देखा। यही तो ढूंढना है पिद्दू। चलो छत पर वापस चलते हैं। हम वापस सीढ़ियां चढ़कर छत के उस लोहे के दरवाजे के पास गए। बारिश अब रुक चुकी थी। अमन मुंडेर के पास उस सूखी राख को दोबारा देख रहा था। मैं दरवाजे की ठीक ऊपर बने एक छोटे से रोशनदान को ध्यान से देखने लगा। मेरी लंबी हाइट का मुझे हमेशा ही फायदा मिलता था। मैंने कहा, अमन जरा अपनी टार्च यहां मारना। अमन ने टॉर्च की रोशनी रोशनदान के ग्रिल पर डाली। वहां लोहे की ग्रिल पर रगड़ के ताजे निशान थे, जैसे हाल ही में वहां कोई भारी चीज बांधी गई हो। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और ग्रिल के किनारे फंसी एक छोटी सी चीज निकाली। मैंने कहा, अमन देखो, ये तांबे का तार एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है जिस पर काला प्लास्टिक चढ़ा है। ये कोई आम तार नहीं है। ये किसी शायद किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट या फिर किसी और चीज का तार है। अमन ने तार का टुकड़ा देखा और उसकी आंखों में जीत की चमक आ गई। वो आगे बोला, शाबाश बिद्दू, तुमने कातिल का वो भूत ढूंढ निकाला है जिसने 11:30 बजे चीख मारी थी। माथुर ने एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर या स्पीकर को इस रोशनदान पर बांधा था। उसने उसमें डॉक्टर गुप्ता की किसी पुरानी चीख, शायद दांत निकालते वक्त या दर्द की रिकॉर्डिंग लगा दी हो, जिसमें टाइमर सेट था। ठीक 11:30 बजे उस मशीन ने वो चीख निकाली और तब माथुर मजे से हमारे साथ लाउंज में बैठा कॉफी पी रहा था। डॉक्टर विनय बोला, माय गॉड, कितना ठंडा और शातिर दिमाग है उसका। चीख बजने के बाद जब हम सब लाश देखने छत पर गए, तब उस भीड़ भाड़ में माथुर ने चुपके से वो स्पीकर या टेप रिकॉर्डर वहां से निकाल कर अपनी जेब में रख लिया होगा। अमन की डिडक्शन थ्योरी एकदम परफेक्ट बैठ रही थी, लेकिन अमन को कड़ियों को जोड़ना था। हम सीधे मेडिकल वार्ड में गए, जहां डॉक्टर विनय ने रघु को एक शांत करने वाला इंजेक्शन देकर लिटाया हुआ था। रघु की आंखें आधी खुली थीं। वो अभी भी सदमे में था। अमन उसके बिस्तर के पास गया और उसने बहुत ही शांत आवाज में पूछा, रघु, जब आसमान से पानी गिर रहा था तब तुम छत पर थे। मुझे बताओ, लाल पानी कब गिरा? रघु ने अपनी लाल आंखें अमन पर टिका दी। वो बहुत धीमी और डरी हुई आवाज में बड़बड़ाने लगा। वो बोला, डॉक्टर बाबू आए, उन्होंने लाल पानी गिराया। मैं डर गया। मैं कोने में छिप गया था, बहुत देर तक छुपा रहा। अमन ध्यान से सुनते हुए बोला, और वो चीख, वो आवाज कब आई रघु? रघु ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आवाज तो बहुत बाद में आई थी जासूस साहब। कौवा पहले उड़ा, वो काले कोट वाला कौवा। वो चला गया। फिर बहुत देर तक सिर्फ बारिश होती रही और फिर आसमान से चीख आई। रघु की इस पागलपन भरी बात ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। मैंने कहा, काले कोट वाला कौवा? विनय ने कहा, डॉक्टर माथुर हमेशा रात की ड्यूटी पर एक लंबा काला ओवरकोट पहनते हैं। हम वार्ड से बाहर निकलकर वापस लाउंज में आ गए। अमन ने अपनी हेड उतारी और एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ चुका था। अमन बोला,
खेल खत्म हो चुका है भदौरिया जी। कत्ल 11:30 बजे नहीं बल्कि रात 10:30 बजे ही हो चुका था। माथुर ने 10:30 बजे छत पर जाकर डॉक्टर गुप्ता का कत्ल किया। उसने गुप्ता की घड़ी को 11:30 पर सेट करके तोड़ दिया। उसने रोशनदान पर एक टेप रिकॉर्डर लगाया और फिर उसने रघु, जो कि वहां मौजूद था, उसे खून देखकर डराया और उसके हाथों पर जबरदस्ती खून लगा दिया और हथियार भी उसके हाथ में पकड़ा दिया। इसके बाद माथुर आराम से नीचे लाउंज में आ गया। 11:15 पर वो हमारे साथ बैठा और 11:30 पर उस रिकॉर्डर से वो चीख निकली, जिसे सुनकर हम सब ऊपर दौड़े। भदौरिया थोड़ा हैरानी से बोला, क्या शैतानी दिमाग है इस माथुर का। लेकिन जासूस साहब, थ्योरी तो बहुत दमदार है, पर हमारे पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि माथुर ने ही उसे मारा है। टेप रिकॉर्डर तो वो छुपा चुका होगा, हम उसे कैसे पकड़ेंगे। अमन ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और बोला, कातिल कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ता है। हम कोई जाल वाल नहीं बिछाएंगे। हम माथुर को सबके सामने बुलाएंगे और मैं उसे उसी की बातों के जाल में फंसाऊंगा। वो खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करेगा। अमन की आंखों में अब एक शिकारी वाली चमक थी। वो बोला, पेद्दो, माथुर को लाउंज में बुलाओ। आगरा पुलिस को दिखा दो कि दिल्ली के जासूस कैसे काम करते हैं। रात के 2 बज चुके थे। लाउंज की फायर प्लेस में आग अब भी जल रही थी, लेकिन कमरे का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। अमन फायर प्लेस के पास खड़ा था। इंस्पेक्टर भदौरिया, डॉक्टर विनय और मैं सोफे पर बैठे थे। तभी सीढ़ियों से डॉक्टर माथुर नीचे उतरे। उनके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। वो बोले, इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे फिर बुलाया। क्या कोई नई जानकारी मिली है उस पागल रघु के बारे में। अमन ने अपनी हेड उतारी और माथुर की आंखों में सीधा देखा और बोला, रघु पागल जरूर है डॉक्टर माथुर, लेकिन वो कातिल नहीं है। कातिल तो वो है जिसने बहुत ही सफाई से 10:30 बजे छत पर जाकर डॉक्टर गुप्ता का सिर कुचला, घड़ी को 11:30 पर सेट करके तोड़ा और रोशनदान पर एक टेप रिकॉर्डर लगाकर उस चीख को प्ले किया। माथुर के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और जोर से हंसा। वो बोला, क्या कमाल की कहानी है जासूस साहब, आपको तो नॉवेल लिखनी चाहिए। मैं 10:30 बजे गुप्ता को मारूंगा और वो भी टेप रिकॉर्डर से चीख बजाऊंगा। कोई सबूत है आपके पास इस मनगढ़ंत थ्योरी का। मैंने गुस्से में कहा, सबूत वो राशनदान है माथुर। वहां रगड़ के निशान हैं और स्पीकर के तार का टुकड़ा भी मिला है। और हमें यह भी पता है कि तुम ड्रग ट्रायल के चक्कर में डॉक्टर गुप्ता को रास्ते से हटाना चाहते थे। माथुर अब भी बिल्कुल नहीं घबराया। वो आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने पैर पर पैर रख लिए। वो बोला, तार का टुकड़ा तो सैनिटोरियम में कहीं भी मिल सकता है पिद्दू जी। पुरानी इमारत है, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। और रही बात ड्रग ट्रायल की, तो आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। माथुर ने इंस्पेक्टर भदौरिया की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि डिस्पेंसरी से दवाइयाँ चोरी हो रही थी। डॉक्टर सेन गुप्ता परेशान भी थे, लेकिन वो दवाइयाँ मैं नहीं बल्कि हमारी हेड नर्स सिस्टर एलिस चुरा रही थी। डिस्पेंसरी की इकलौती चाबी उसी के पास होती है। कल रात मैंने खुद सिस्टर एलिस को गुप्ता के कैबिन से रोते हुए बाहर निकलते देखा था। गुप्ता जी उसे नौकरी से निकालने वाले थे। भदौरिया अब एकदम से कंफ्यूज हो गया। वो बोला, सिस्टर, जासूस साहब, अगर चाबी नर्स के पास थी तो शक तो उस पर भी जाता है। और नर्स तो 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर हमारे साथ थी भी नहीं। माथुर ने एक तिरछी मुस्कान के साथ अमन की तरफ देखा और कहा, देखा जासूस साहब, आपकी थ्योरी में कितने छेद हैं। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि मैं डिप्टी हूँ। अगर मैंने टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल किया है तो वो है कहाँ। मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरे कमरे की तलाश ले लीजिए। पुलिस को हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए। मुझे लगा माथुर हमारे हाथ से निकल रहा है। उसने बहुत चालाकी से शक सिस्टर एलिस पर डाल दिया, लेकिन अमन शांत था। वो जानता था कि माथुर के अहंकार को कैसे चोट पहुंचानी है। अमन बोला, मान लिया डॉक्टर माथुर कि सिस्टर एलिस ने कत्ल किया, लेकिन एक औरत
चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। डॉक्टर गुप्ता जैसे भारी भरकम इंसान के सिर पर उस 5 किलो के पीतल के कैंडल स्टैंड से इतनी जोर से वार नहीं कर सकती कि उनकी खोपड़ी एक ही बार में टूट जाए। कत्ल किसी ताकतवर आदमी ने ही किया है। डॉक्टर माथुर थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, कोई भी कर सकता है मंजी। अगर वो पागल रघु कर सकता है तो कोई और क्यों नहीं। अमन धीरे धीरे चलकर माथुर के बिल्कुल करीब आ गया। वो बोला, लेकिन वार पीछे से हुआ था डॉक्टर माथुर। जब हमने लाश देखी तो गुप्ता औंधे मुंह गिरे हुए थे। उनका चेहरा पानी की टंकी की तरफ था। खून का जो बहाव था वो बारिश के पानी में घुलकर दाईं तरफ की नाली में जा रहा था, और वो भारी कैंडल स्टैंड उनके बाएं हाथ के पास पड़ा था। माथुर ने झटके से अमन की बात काटी और कहा, गलत, बिल्कुल गलत जासूस साहब। आप कैसी तफ्तीश करते हैं। कैंडल स्टैंड उनके बाएं हाथ के पास नहीं बल्कि उनके पैरों के पास पड़ा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब हम सब छत पर गए थे। लाउंज में एकदम सन्नाटा सा छा गया। सिर्फ आग के जलने की आवाज आ रही थी। अमन के होठों पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान आ गई। वो धीमी लेकिन कड़क आवाज में बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर माथुर। कैंडल स्टैंड पैरों के ही पास पड़ा था, बाएं हाथ के पास नहीं। माथुर को समझ नहीं आया कि अमन क्यों मुस्कुरा रहा है। वो बोला, तो फिर आप मुझे गलत जानकारी क्यों दे रहे थे। डॉक्टर विनय, जो अब तक खामोश बैठा था, अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब माथुर के लिए कोई इज्जत नहीं थी। डॉक्टर विनय आगे बोले, क्योंकि अमन तुम्हारे मुंह से सच उगलवा रहा था माथुर। जब 11:35 पर हम सब छत पर गए थे तो वहां घोर अंधेरा था। तूफान आ रहा था। सिर्फ पिद्दू की टॉर्च की रोशनी थी जो सीधे लाश के चेहरे पर थी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात माथुर जी, उस वक्त वहां वो पागल रघु बैठा हुआ था। रघु ने वो कैंडल स्टैंड अपने हाथों में उठा रखा था और वो उसे चूम रहा था। कैंडल स्टैंड तो जमीन पर था ही नहीं। माथुर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। अमन ने कहा, बिल्कुल सही पिद्दू। जब हम छत पर पहुंचे तो हथियार रघु के हाथ में था, लेकिन आपको याद है कि कैंडल स्टैंड पैरों के पास पड़ा था। यह आपको कैसे पता डॉक्टर माथुर। क्योंकि जब आपने 10:30 बजे डॉक्टर गुप्ता का सिर फोड़ा था तब आपने ही उस स्टैंड को उनके पैरों के पास फेंका था और रघु ने उसे वहां से बाद में उठाया। माथुर बुरी तरह हड़बड़ा गया। वो अपनी ही बुनी हुई पक्की गवाही के जाल में फंस चुका था। वो बोला, ये कोई सबूत नहीं है। मैं घबराहट में कुछ भी बोल गया। ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। आपको वो टेप रिकॉर्डर और सिगार ढूंढना होगा मुझे कातिल साबित करने के लिए। अमन ने भदौरिया की तरफ देखा और बोला, भदौरिया जी, माथुर को यही कुर्सी पर बैठा कर रखिए। ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अमन मेरे पास आया और उसने मेरे कान में बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसा कर कुछ कहा। अमन ने कहा, पिद्दू, माथुर बहुत शातिर है। उसने कत्ल के बाद टेप रिकॉर्डर और अपना वो महंगा शिकार अपने कमरे में नहीं छुपाया होगा। पुलिस सबसे पहले वहीं ढूंढेगी। उसे पता था कि हम उसे 11:15 पर हमारे पास नीचे लाउंज में आना है। उसने वो दोनों चीजें लाउंज और छत के रास्ते के बीच में ही कहीं छुपाई हैं। मैं समझ गया कि अमन का इशारा किस तरफ था। मैंने कहा, मैं अभी आता हूँ पार्टनर। आज इस कातिल डॉक्टर का पूरा पर्चा फाड़ कर ही दम लूंगा। मैं लाउंज से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ भागा। अब मुझे सिर्फ वो टेप रिकॉर्डर और वो महंगा सिगार ढूंढना था जो माथुर की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला था। समय करीबन रात के 2:15 हो रहे थे। मैं लाउंज से बाहर निकलकर अंधेरी सीढ़ियों पर आ गया था। मेरे टॉर्च की रोशनी पुरानी और सीलन भरी दीवारों पर पड़ रही थी। अमन ने बिल्कुल सही कहा था। डॉक्टर माथुर 10:30 बजे छत पर कत्ल करने के बाद सीधा अपने कमरे में नहीं गया होगा। उसे पता था कि 11:30 बजे की चीख बजेगी और सब ऊपर भागेंगे। वो कोई भी सबूत अपने पास या अपने कमरे में नहीं रख सकता था। उसने वो टेप रिकॉर्डर और सिगार नीचे लाउंज में आने से ठीक पहले ही कहीं छुपाया था। मैं दूसरे मंजिल की लैंडिंग
यानी कि सीढ़ियों के मोड़ पर रुका। वहां एक पुराना फायर एक्सटिंग्विशर टंगा था। मैंने उसके पीछे देखा, कुछ नहीं। तभी मेरी नज़र दीवार पर लटकी 3 लाल रंग की लोहे की बाल्टियों पर गई। उन पर बड़े अक्षरों में लिखा था फायर। उनमें आग बुझाने के लिए सूखी रेत भरी हुई थी। मैं खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, एक डॉक्टर जो जल्दबाजी में है, उसके लिए इस रेत से बेहतर छुपाने की जगह और क्या हो सकती है। मैंने पहली बाल्टी में हाथ डाला, सिर्फ रेत। मैंने दूसरी बाल्टी की रेत को थोड़ा ज़्यादा खोदा और मेरी उंगलियों से कोई सख्त धातु की चीज़ टकराई। मैंने उस चीज़ को बाहर निकाला। वो एक छोटा सा काले रंग का पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर था। उसके ऊपर वाले हिस्से से स्पीकर का तार जोर से खिंच जाने के कारण टूटा हुआ था। मैंने कहा, बिंगो! वो तांबे का तार जो रोशनदान पर मिला था, वो इसी रिकॉर्डर का है। मैंने बाल्टी में थोड़ा और हाथ घुमाया। रेत के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा वाटरप्रूफ पाउच दबा हुआ था। मैंने उसे खोला तो उसके अंदर एक महंगा आधा पिया हुआ क्यूबन सिगार रखा था, जिससे अभी भी हल्की हल्की राख की महक आ रही थी। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। माथुर का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैंने वो दोनों चीजें अपनी जैकेट की जेब में डाली और तेजी से नीचे लाउंज की तरफ भागा। मैं लाउंज में दाखिल हुआ। वहां का माहौल अब भी तनावपूर्ण था। डॉक्टर माथुर सोफे पर बैठे इंस्पेक्टर भदौरिया से बहस कर रहे थे। डॉक्टर माथुर कह रहे थे, मैं कह रहा हूं भदौरिया जी, ये जासूस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैंने जोर से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, सबूत मैं लेकर आया हूं माथुर जी, और ये सबूत चीख चीख कर तुम्हारी फांसी का ऐलान कर रहे हैं। मैं सीधे मेज के पास गया और मैंने अपनी जैकेट से वो टेप रिकॉर्डर और आधा पिया हुआ सिगार निकालकर मेज पर पटक दिया। लाउंज में अब सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर माथुर ने जैसे ही उस टेप रिकॉर्डर को देखा, उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे शरीर से सारा खून निकाल लिया गया हो। अमन अपनी हेड पर उंगलियों घुमाते हुए बोला, शाबाश पार्टनर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अमन ने वो टेप रिकॉर्डर उठाया और माथुर के चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया और बोला, देखो डॉक्टर माथुर, इस रिकॉर्डर का तार ठीक उसी जगह से टूटा है जहां से पिद्दू ने छत के रोशनदान से तार का टुकड़ा निकाला था। फोरेंसिक जांच में दोनों तार 100% मैच हो जाएंगे और इस सिगार, इस पर लगे तुम्हारे थूक का डीएनए तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। माथुर का पूरा शरीर अब कांपने लगा। उसका वो घमंड, वो ठंडी मुस्कान सब गायब हो चुकी थी। वो समझ गया था कि आगरा पुलिस के आगे चाहे वो बच जाता, लेकिन दिल्ली के इस जासूस और उसके पार्टनर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। माथुर धड़ाम से सोफे पर बैठ गया और उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ, मैंने ही मारा है उस बुढ़े गुप्ता को, मैंने ही मारा है। इंस्पेक्टर भदौरिया ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, तो उगल दे सारा सच माथुर, क्यों मारा तूने उसे? डॉक्टर माथुर गुस्से और बेबसी से बोले, क्योंकि वो बुढ़ा मेरा करियर बर्बाद करने पर तुला था। मैं एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के लिए शराबी और लावारिस मरीजों पर एक नई दिमागी दवाई का ट्रायल कर रहा था। मुझे इसके लिए करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, लेकिन कल गुप्ता ने मुझे रंगों हाथों पकड़ लिया। माथुर ने डॉक्टर विनय की तरफ देखा और कहा, गुप्ता कल सुबह पुलिस को मेरी फाइलें सौंपने वाला था। मेरी मेडिकल डिग्री छिन जाती, मुझे जेल जाना पड़ता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था विनय। मैंने 10:30 बजे उसे छत पर बुलाया, पीछे से कैंडल स्टैंड से वार किया और घड़ी को 11:30 पर सेट करके तोड़ दिया। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे परफेक्ट टथ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस वक्त छत पर वो पागल रघु आ जाएगा। अमन कहा, रघु तुम्हारी साजिश का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। जब तुमने 11:30 बजे रिकॉर्डर से चीख बजाई और हम सब छत पर गए, तो तुमने रघु को वहां देखा। तुमने तुरंत उसे कातिल साबित करने की कहानी गढ़ ली, लेकिन तुम भूल गए माथुर कि एक पागल इंसान कभी सिगार नहीं पीता और खून देखकर हंसता नहीं है।
भदौरिया ने आगे बढ़कर माथुर के हाथों में भारी हथकड़ी पहना दी। वो बोला, बहुत शातिर दिमाग था तेरा माथुर, पर जासूस अमन और पिद्दू के आगे तेरी एक न चली। चल, अब जेल की चक्की पीसना। हवलदार माथुर को घसीटते हुए बाहर ले गए। लाउंज में अब सिर्फ हम तीन बचे थे, मैं, अमन और डॉक्टर विनय। बाहर तूफान थम चुका था। खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आ रही थी। अमन ने अपनी हैट पहनी और विनय की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी एक झिझक थी। उसने कहा, विनय, कातिल पकड़ा गया, सेनेटोरियम अब सुरक्षित है। अगर तुम कहो तो हम वापस दिल्ली लौट जाएं। विनय कुछ पल तक खामोश रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्म और सच्ची मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम जासूस बहुत अच्छे हो अमन, लेकिन दोस्त थोड़े बेवकूफ़ हो। तुम इतनी दूर आगरा आए, मेरी मेडिकल थ्योरी पर भरोसा किया और इस खौफनाक केस को बिना किसी जल्दबाजी के सुलझाया। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए लॉजिक से बढ़कर भी कुछ है। विनय आगे बढ़ा और उसने अमन को जोर से गले लगा लिया और कहा, माफ़ किया यार, दिल्ली की वो गलती मैं भूल चुका हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो क्या इसका मतलब है कि अब हमें आगरा का मशहूर पेठा खाने को मिलेगा? विनय ने मुझे भी गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल पिद्दू, पंछी पेठा और उसके बाद एक शानदार चेस का गेम। लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को हराऊंगा। हम तीनों जोर से हंस पड़े। आगरा के उस डरावने पागल खाने की खौफनाक रात आखिरकार एक खूबसूरत सुबह में बदल चुकी थी। समय करीबन सुबह के 8 बज रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट और सुहावनी हवा हर तरफ चल रही थी। आगरा की उस डरावनी रात का खौफ अब सुबह की सुनहरी धूप में पिघल चुका था। ब्रिटिश जमाने की वो पुरानी इमारत जो रात में किसी भूतिया महल जैसी लग रही थी, अब सिर्फ एक आम अस्पताल लग रही थी। डॉक्टर माथुर को पुलिस वैन में बैठा कर ले जाया जा चुका था। इंस्पेक्टर भदौरिया ने जाते जाते अमन को एक कड़क सल्यूट मारा भी था। रघु को डॉक्टर विनय ने एक साफ और सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था। अब उसे कभी किसी खून या खौफनाक नज़ारे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम तीनों सेनेटोरियम के बाहर अहाते में खड़े थे। विनय के हाथ में एक डिब्बा था। वो मुस्कुराते हुए बोले, लो भाई पिद्दू, तुम्हारा इनाम, आगरा का सबसे मशहूर पंछी पेठा। रात भर जागने और सीढ़ियों की रेत छानने की मेहनत का फल। मैंने झट से डिब्बा खोला और एक बड़ा सा पेठा मुंह में रख लिया और कहा, वाह, इसे कहते हैं असली जीत का स्वाद। दिल्ली में ये मज़ा कहाँ। अमन अपनी हैट को उंगलियों पर घुमाते हुए पुरानी मुंडेर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब वो पुराना सुकून भरा जासूसी गुरूर वापस आ चुका था। अमन बोला, माथुर ने कत्ल बहुत सफाई से किया था विनय। उसने वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, लेकिन वो भूल गया कि वक्त की सुइयां तो घुमाई जा सकती हैं, पर जो सुराग इंसान अनजाने में छोड़ जाता है, उसे कोई घड़ी नहीं छिपा सकती। डॉक्टर विनय बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा अमन। अगर तुम रघु को खून से सना देखकर पीछे हट जाते और भदौरिया की बात मान लेते, तो शायद वो बेकसूर पागल फांसी चढ़ जाता। तुमने मेरी मेडिकल थ्योरी पर जो भरोसा दिखाया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अमन खड़ा हुआ और उसने विनय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त। एक जासूस का दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर उसे सही रास्ता दिखाने वाले दोस्त और पार्टनर ना हो, तो वो अपनी ही बुने लॉजिक के जाल में फंस जाता है। अब से इस टीम में कोई किसी पर शक नहीं करेगा। मैंने पेठा खाते हुए कहा, बिल्कुल, और अब शक की बात खत्म हुई। तो क्या हम आगरा घूमने चलें? मुझे ताजमहल देखना है और विनय को चश्मे हराना भी है। विनय हंसने लगा। वो आगे बोला, ताजमहल तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा पिद्दू, लेकिन चश्मे हराने का सपना छोड़ दो। मेरे नए क्लिनिक में एक बहुत बढ़िया लकड़ी का चेस बोर्ड रखा है। चलो, आज देखते हैं जासूस अमन और पिद्दू सिंह आगरा के डॉक्टर को कैसे मात देते हैं। हम तीनों विनय की कार में बैठे। कार सेनेटोरियम के भारी लोहे के गेट से बाहर निकली और आगरा शहर की सड़कों की तरफ बढ़ चली। पीछे छूट गया था तो वो खौफनाक पागल खाना, वो 11:30 बजे की झूठी चीख और वो टूटी हुई घड़ी जिसने हमें इतना छकाया था।
जासूस अमन की डायरी में एक और शानदार केस दर्ज हो चुका था, पागल खाने का खौफ। लेकिन इस बार हमने सिर्फ एक कातिल को ही नहीं पकड़ा था, बल्कि अपनी खोई हुई दोस्ती को भी हमेशा के लिए आज़ाद करा लिया था। अब आगे जो भी राज होंगे, जो भी कत्ल होंगे, जासूस अमन की ये तिगड़ी उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 से 3 कहानियाँ आ जाती हैं। उन्हें भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।